हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोनियाल क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स? जैसा कि आपको पता है, हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया चल रहा है और आपको यह भी पता है कि यह एक लेंथी चैप्टर है। हमने इस चैप्टर के एवरी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको इस चैप्टर के पहले और बाद के वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आपको इसकी प्लेलिस्ट में जाना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ दिस मूवमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ दिस मूवमेंट। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर भी हमें इस टॉपिक में मिलेंगे। वह कौन से क्वेश्चन हैं? व्हाई डिड दे जॉइन दिस मूवमेंट? व्हाट वर देयर आइडियल्स? व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम? मीन्स उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन क्यों किया और इन सोशल ग्रुप्स के आइडियल्स क्या थे, उनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आज के इस टॉपिक में हमें मिलने जा रहे हैं। तो ऐसे सोशल ग्रुप्स जिन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, उसमें सबसे पहले था रिच पीजेंट्स ऑफ कंट्री साइड, सेकेंड ग्रुप था पुअर पीजेंट्स का, थर्ड ग्रुप था बिजनेस क्लास या इंडस्ट्रियलिस्ट का, और फोर्थ ग्रुप था इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, और जो लास्ट ग्रुप इसमें था वह था वुमेन का। अब इन्हीं सभी सोशल ग्रुप्स ने इस मूवमेंट में क्यों पार्टिसिपेट किया, उनके लिए स्वराज का क्या मीनिंग था, ये सारी बातें हम इस वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिच पीजेंट्स ऑफ कंट्री साइड। आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहले उसे ही देख लेते हैं। व्हाई डिड द रिच पीजेंट कम्युनिटी join the civil disobedience movement and why did not they join when it was relaunched in 1932? जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को 2 टाइम लॉन्च किया था। फर्स्ट टाइम जो उन्होंने लॉन्च किया था वह था 1930 में, और सेकेंड टाइम जो उन्होंने लॉन्च किया था वह था 1932 में। तो इस टॉपिक में हमें यह बताना है कि इन रिच पीजेंट्स ने फर्स्ट टाइम तो इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, और सेकेंड टाइम जब ये मूवमेंट गांधी जी ने रीलॉन्च किया तो उन्होंने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन क्यों नहीं किया। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस टॉपिक में मिलने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन से रिच पीजेंट्स थे जिन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, उनके लिए स्वराज का क्या मीनिंग था, और जब गांधी जी ने इस मूवमेंट को रिलॉन्च किया तो वह पीछे क्यों हट गए। इन रिच पीजेंट्स में स्पेशली पट्टीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया था यह भी देख लेते हैं। एक्चुअली जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि 1930 में पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, जिसकी वजह से ग्रेनरी की प्राइस जो है वह बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गए थे, और ये जो रिच पीजेंट्स थे यह मोस्टली कैश क्रॉपिंग करते थे। अब आपके मन में आ रहा होगा ये कैश क्रॉपिंग क्या होती है। कैश क्रॉपिंग वह क्रॉपिंग होती है जो डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए ग्रो की जाती है। मींस फार्मर्स बहुत ज़्यादा क्रॉप्स का ग्रो करते हैं और फिर उस प्रोड्यूस को वह इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं। तो ये रिच पीजेंट जो हैं कैश क्रॉप ग्रो करते थे और उसे इंटरनेशनल मार्केट में या फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से इस बार उनकी जो ये प्रोड्यूस है उसके प्राइजेस जो हैं उन्हें ठीक नहीं मिल रहे थे।
जिसकी वजह से उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो गया था। और दूसरी तरफ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वह इनसे हाई रेवेन्यू लेना चाहती थी। उन्होंने इन पर हाई टैक्सेस लगा रखे थे और ये लोग ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से इन टैक्सेस में उन्हें थोड़ा बहुत रिडक्शन मिल जाए, और यही इनकी डिमांड थी। तो जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया तो इन्होंने गांधी जी से हेल्प मांगी कि आप अपनी डिमांड्स में हमारी भी एक डिमांड रख लीजिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कि वह हमारा जो रेवेन्यू है, जो हमारे पास लगने वाला जो टैक्स है, उसमें हमें कुछ रिडक्शन दे दे, क्योंकि इस बार जो हमारा मटेरियल है, जो हमारा प्रोडक्शन है, उसके हमें प्राइस ज़्यादा नहीं मिले हैं। गांधी जी ने उनकी यह बात मान ली और अपनी 11 डिमांड्स में उन्होंने इन रिच पीजेंट्स की भी डिमांड रखी थी। और इसी वजह से यह रिच पीजेंट्स जो हैं वह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। जितनी भी प्रोटेस्ट हुए, रैलीज निकाली गई या बाइकॉट सेरेमनीज वगैरह हुई, वह उन सब में इन रिच पीजेंट्स ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेशन किया। लेकिन जब गांधी जी गांधी इरविन पैक्ट के बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने लंदन गए और वह कॉन्फ्रेंस उनकी फेल हो गई, वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरीके का नेगोशिएशन नहीं कर सके और बिना किसी डिसीजन लिए वह वापस आ गए। तो अब जो रिच पीजेंट्स थे उन्हें यह लगा कि उनके जो रेवेन्यू जो है उसमें तो कोई भी चेंज नहीं आया, उन्हें पहले भी वही देना था और अब भी वही दे रहे हैं। तो इस वजह से जब गांधी जी ने 1932 में फिर से इस मूवमेंट को रिलॉन्च किया, तो अब की बार उन्होंने जो है वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं इन रिच पीजेंट्स के लिए स्वराज का मतलब था रिडक्शन इन टैक्सेस। चलिए अब डिस्कस करते हैं सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप था पुअर पीजेंट्स का। इनके ऊपर भी क्वेश्चन एक बनता है, पहले उसे ही रीड कर लेते हैं। Why did not the poor peasants join the civil disobedience movement? Why was the relation between the poor peasants and the Congress remained uncertain during the civil disobedience movement? It means कि क्यों पुअर पीजेंट्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, और कुछ पीजेंट्स ने किया भी तो उनके और कांग्रेस के बीच के जो रिलेशन थे वो अनसर्टेन क्यों रहे, इसके रीजन हमें बताना है। चलिए देखें इस क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या लिखना है। एक्चुअली ये पुअर पीजेंट्स जो थे उनके पास या तो अपनी ये छोटी छोटी लैंड हुआ करती थी, या फिर ये पीजेंट्स जो हैं वह लैंडलॉर्ड से लैंड रेंट पे लेते थे और इसके बदले में वह लैंडलॉर्ड को रेवेन्यू भी देते थे और साथ ही इस लैंड का रेंट भी देते थे, किराया भी देते थे। अब इन पुअर पीजेंट्स की यह डिमांड थी कि इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से इन्हें भी बहुत लॉस हुआ है, तो इनके जो रेवेन्यू है उन्हें भी कम कर दिया जाए, और साथ ही यह डिमांड कर रहे थे कि जो लैंडलॉर्ड है वो इनका जो रेंट है उसे वह माफ कर दें। और अपनी इस डिमांड को लेकर जो है इन्होंने बहुत से रेडिकल मूवमेंट भी किए थे, लेकिन कांग्रेस लीडर्स ने इनकी नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, यह पुअर पीजेंट जो है रेंट देते थे लैंडलॉर्ड को या रिच पीजेंट्स को, और अगर इनकी बात मान ली जाती है तो रिच पीजेंट जो है नाराज हो जाएंगे, और यह रिच पीजेंट और लैंडलॉर्ड जो है उन्हें सपोर्ट कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एग्जीक्यूट करने में। इसी वजह से कांग्रेस जो है वह इन रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड को नाराज नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से उन्होंने इन पुअर पीजेंट का साथ नहीं दिया। इस वजह से इन पुअर पीजेंट्स एंड कांग्रेस के बीच में जो है रिलेशन हमेशा अनसर्टन रहे, क्योंकि कांग्रेस लीडर बहुत ज्यादा ध्यान जो है इन पुअर पीजेंट्स की डिमांड पर नहीं दे रहे थे। और फाइनली अगर हम ये कहें कि पुअर पीजेंट्स के लिए स्वराज का क्या मीनिंग था, तो इन पुअर पीजेंट्स के लिए स्वराज का मीनिंग था रिडक्शन ऑफ रेंट।
तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि पुअर पीजेंट्स की क्या डिमांड थी और कांग्रेस ने इनका सपोर्ट क्यों नहीं करा। चलिए अब बात कर लेते हैं थर्ड ग्रुप की। थर्ड ग्रुप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था, वह था रिच बिजनेस क्लास या इंडस्ट्रियलिस्ट का। इकोनॉमिक डिप्रेशन का जो इफेक्ट है वो इन लोगों पर भी पड़ा था और यह लोग ये चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडियन इकोनॉमी पर कंट्रोल कर रही है और इंडियन इकोनॉमी के लिए वह जो पॉलिसीज बनाती है उन पॉलिसीज को वह हटा दे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर उन्होंने जितने भी टैक्स बैरियर्स लगा रखे हैं या जितनी भी एक्साइज ड्यूटीज लगा रखी हैं वो सब हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाए और इंडिया में इंपोर्ट को डिस्करेज किया जाए और इंडिया से विदेशों में जो है एक्सपोर्ट को सपोर्ट किया जाए। इसके अलावा वह रुपीस और स्टर्लिंग जो है वो ब्रिटेन की करेंसी थी। रुपीस और स्टर्लिंग के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसको भी वह कम करना चाहते थे। तो ये कुछ ऐसी डिमांड्स थी इन बिजनेसमैन की और इंडस्ट्रियलिस्ट की। अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो है यह बैरियर्स हटा दी जाएंगी तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा और इंपोर्ट जो है वो घट जाएगा। यही इनकी डिमांड थी ब्रिटिशर से। इसी वजह से इन बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कमर्शियल कांग्रेस, जो इन्होंने बनाई थी 1920 में। और इसके अलावा इन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं फिकी। तो अब जो है इन इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने अपने ग्रुप बना लिए थे और इस तरीके से यह बिग बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर बना रहे थे कि अब इंडियन इकोनॉमी पर जो कंट्रोल है उसको अब ख़त्म किया जाए। और इसी डिमांड को लेकर जो है उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। उन्हें लगता था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का साथ देने से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर और बढ़ेगा और इस तरीके से इंडियन इकोनॉमी पर उनका कंट्रोल हो जाएगा। तो यही रीज़न था, या कह लीजिए यही मीनिंग था स्वराज का इन इंडस्ट्रीज के लिए कि वह कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो इंडियन इकोनॉमी से ख़त्म करना चाहते थे। और इसी वजह से इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी का साथ दिया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, गांधी जी की सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी और इस फील्ड में भी जो है किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं लिया गया था, जिसकी वजह से यह इंडस्ट्रियलिस्ट गांधी जी से डिसअपॉइंट थे। और इसी वजह से जब गांधी जी ने एक बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करा और उसके बाद लंदन से आकर उसे रीलॉन्च करा तो इन्होंने उनका साथ नहीं दिया। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ ग्रुप की जिसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। फोर्थ ग्रुप था इंडस्ट्रियल वर्कर्स का। इनके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है, पहले उसे ही पढ़ लेते हैं। Why did the industrial working class not participate in the civil disobedience movement in large number except in the Nagpur region? मीन्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उतने लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट नहीं किया जितना कि उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किया था, जबकि नागपुर के कुछ ऐसे वर्कर्स थे जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो आपको रीज़न बताना है। इंडस्ट्रियल वर्कर कौन होते हैं? इंडस्ट्रियल वर्कर वह होते हैं जो इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं या लेबर का काम करते हैं, इन लोगों को कहते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर। और उस समय जो इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो वर्कर्स थे उनको बहुत कम वेजेस या सैलरी दी जाती थी। इसके अलावा जो वर्किंग एनवायरनमेंट था या वर्किंग कंडीशन थी वो भी बहुत बैड थी। इन वर्कर्स की यह डिमांड थी कि उनके वेजेस बढ़ाए जाएं और साथ ही इनकी जो वर्किंग कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए।
इसी वजह से इन्होंने स्पेशली रेलवे वर्कर्स और डॉकयार्ड वर्कर्स ने जो है गांधी जी की प्रोटेस्ट रैली में एक्टिव रोल प्ले किया। उन्होंने बहुत सी बाइकआउट सेरेमनीज में भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन बाद में जब इन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट के क्लोज आती जा रही है, क्योंकि गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो है बहुत पैसा खर्च कर रहे थे, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे थे। इसी वजह से जो है कांग्रेस पार्टी और रिच इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में रिलेशन बहुत ज़्यादा क्लोज दिखाई दे रहा था। जब वर्कर्स को ऐसा महसूस हुआ तो धीरे धीरे यह वर्कर्स जो हैं वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से दूर होने लगे। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस लीडर्स थे वो भी वर्कर्स की इस हाई वेजेस और वर्किंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट जैसे डिमांड के फेवर में भी नहीं थे। उसका रीज़न ये था कि अगर कांग्रेस पार्टी इंडस्ट्रियल वर्कर्स के फेवर में बोलती है तो वह रिच इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि यही रिच इंडस्ट्रियलिस्ट तो इन्हें लो वेजेस दे रहे थे। वह इन रिच इंडस्ट्रियलिस्ट को नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि रिच इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इनके सिविल डिसोबीडियंस में इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे थे। तो इसी वजह से यह इंडस्ट्रियल वर्कर जो हैं उन्होंने लार्ज नंबर में इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सोशल ग्रुप की। जो लास्ट ग्रुप था वह था वुमेन्स का। इस टॉपिक से भी यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर लर्न करिएगा। डिस्क्राइब द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर था वो था वुमेन्स का लार्ज स्केल में पार्टिसिपेशन। अभी तक के गांधी जी के जितने भी मूवमेंट गांधी जी ने किए, चाहे वो सत्याग्रह हो या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, उन मूवमेंट्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन लिमिटेड था। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वुमेन्स ने बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। इन वुमेन्स में जो मेन थी वो थी सरोजनी नायडू एंड मातंगी हाजरा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब गांधी जी ने साल्ट मार्च किया था, उस मार्च में 1000 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था। और जब गांधी जी रात को मीटिंग किया करते थे तो उस मीटिंग में गांधी जी को सुनने के लिए 1000 वुमेन्स आती थी। इन वुमेन्स ने सिविल डिसोबीडियंस में बहुत से प्रोटेस्ट मार्च किए, सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया, इसके अलावा क्लोथ एंड लिक्वर शॉप की पिकेटिंग की, और इस वजह से कई बार इन वुमेन्स को जो है जेल भी जाना पड़ा। शहरों में स्पेशली हाई कास्ट फैमिलीज की वुमेन्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, और विलेजेस की रिच फैमिलीज की वुमेन्स जो हैं इस मूवमेंट में ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रही थी। इस सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट करते हुए इन वुमेन्स का जो अटेंशन है इतना ज़्यादा हो गया कि उन्हें लगता था कि अपने देश की सेवा ही अब उनकी सबसे मेन ड्यूटी है, ये सबसे पवित्र धर्म है अगर वे अपने देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसा यह वुमेन्स सोचने लगी थी। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं सोचते थे। तो देखते हैं गांधी जी क्या सोचते थे इन वुमेन्स के बारे में। इस टॉपिक पर भी एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन लार्ज नंबर्स इन द मूवमेंट नॉट ब्रिंग एनी रेडिकल चेंज इन द पोजीशन ऑफ इंडियन वुमेन। मीन्स वुमेन ने इस तरीके के डिफरेंट मूवमेंट में इतना लार्ज स्केल में पार्टिसिपेशन तो किया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई पावरफुल पोजीशन जो है वह नहीं दी गई। ऐसा क्यों था? इसका आंसर देख लेते हैं। ऐसा इसीलिए था क्योंकि गांधी जी ऐसा सोचते थे कि वुमेन की जो मेन ड्यूटी है वह है अपने घर और अपने किचन को ठीक से लुक आफ्टर करना, उसकी देखभाल करना, एक अच्छी मदर बनना और एक अच्छी वाइफ बनना। यही वुमेन की मेन ड्यूटी होनी चाहिए। और इसी सोच की वजह से कांग्रेस में वुमेन्स को कोई पावरफुल पोजीशन नहीं मिली थी, और उनकी प्रेजेंस जो है इस तरीके के मूवमेंट में हमेशा एक सिंबॉलिक ही रही। तो ये थे ऐसे 5 मेन सोशल ग्रुप्स जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात
और रिकॉल कराना चाहती हूँ कि हमने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो सोशल ग्रुप्स का डिस्कशन किया था उसमें हमने एरिया वाइज डिस्कशन किया था। जैसे टाउन्स में सोशल ग्रुप्स, कंट्री साइड में सोशल ग्रुप्स, ट्राइबल एरियाज में कौन से सोशल ग्रुप्स थे, प्लांटेशन एरियाज में कौन से सोशल ग्रुप्स थे। और यहाँ पर हमने जो सोशल ग्रुप्स की बात की है वह की है रिच पीजेंट्स की, पुअर पीजेंट्स की, रिच इंडस्ट्रियलिस्ट की, पुअर इंडस्ट्रियल वर्कर्स की एंड वुमेन्स की। तो ये डिफरेंस है दोनों ही सोशल ग्रुप्स में। जब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इस डिफरेंस को आप पहचान लीजिएगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने जो सोशल ग्रुप्स को डिस्क्राइब किया था वह थे एरिया वाइज, और यहाँ पर हैं जो सोशल ग्रुप्स हैं वह ये 5 हैं जो हमने अभी डिस्कस किए थे। तो ये एक बिग डिफरेंस है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बने रहिएगा मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे limits of the civil disobedience movement. Thank you.